बात करें तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि मोबाइल में सिग्नल पूरे आ रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं आ रही। कई बार कम सिग्नल आते तो ज्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है। मतलब देखा जाए तो 4G को आए हुए इंडिया में इतने साल हो गए, आपको तरह तरह के ऑपरेटर देखने को मिलते हैं, सबसे अफोर्डेबल प्लान्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पीड की हालत है यार वो यार इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। मतलब आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आखिर इंडिया में 4G इतना क्यों स्लो है, और हाँ ये चीज आने वाले समय कंपनीज किस तरीके से सॉल्व भी कर सकती है। तो बिना किसी देरी के अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले एक बात बता देने वाला हूं, इंडिया में 4G पेनिट्रेशन के मामले में बहुत अच्छे तरीके से निकल रहा है और नंबर ऑफ मोबाइल डेटा जो यूजर होते हैं ना उसमें इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे आता है। लेकिन वहीं बात करें 4G स्पीड्स की, यहां पे इंडिया की पोजीशन 128 हो जाती है। जी हां, यहां पे बात करें तो पाकिस्तान, नेपाल जैसी कंट्रीज भी 4G स्पीड्स के मामले में आगे निकल जाती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्पीड टेस्ट ओकला का जो डेटा है वो कहता है। तो आखिर इंडिया में ऐसी स्थिति हो कैसे गई? तो देखा तो इंडिया में जब 4G रिवोल्यूशन आया था ना तो उसके कुछ प्रोज भी थे और उसके कुछ कॉन्स भी थे। प्रोज उसका ये था कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपको डेटा देखने को मिला था। देखा जाए तो बिफोर 2016 आप 1 GB इंटरनेट के लिए कितना पे करते होगे? 100 रुपए, 150, 200, 250, कुछ लोग तो 300 रुपए भी पे करते थे 1 GB डेटा के लिए, वो भी 1 महीने के लिए। लेकिन जैसे ही इंडिया में 4G या जियो रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है उसके बाद क्या रहता है, लोगों को आदत पड़ जाती है अनलिमिटेड डेटा की। पहले 4 GB पर डे आता था, फिर 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे, 2 GB पर डे, यानी कि 1 GB डेटा जो लोग पहले 1 महीने तक चलाते थे अब वो उन्हें 1 दिन के लिए मिलने लगा। इससे क्या हुआ कि कंजम्पशन ज्यादा हो गया और उसके बाद जो प्लान्स आपको देखने को मिले ना 4G डेटा के इंडिया में वो कमाल के थे। सिंपल सी बात यह है कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा सस्ते में आपको 4G इंटरनेट अवेलेबल है और इतने कम रेट में दुनिया में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता। और इसके चक्कर में लोगों को आदत पड़ चुकी है और लोग अब इतना इंटरनेट नहीं मिले तो लोगों का काम ही नहीं चल सकता। इसलिए कंपनीज भी जानबूझ के अपना जो रेट होती है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि इंडिया का जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर वाला जो माहौल होता है ना वो पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन इसी चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, यानी किसी भी चीज के कस्टमर्स काफी ज्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी सर्विस क्वालिटी पे तो फर्क पड़ेगा। अब यहां पे बात की जाए तो तीनों ही मेजर ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, कहीं ना कहीं इस पे इंपैक्ट पड़ा। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, यहां पे बात करें तो आप इसको समझ सकते हैं एक छोटी सी पाइप जैसा। अब एक पाइप से डेटा आ रहा है और नंबर ऑफ यूजर्स अगर ज्यादा हो गए तो एक पाइप से जो डेटा आ रहा है वो तो इंडिविजुअल लोगों को कम ही मिलेगा ना यार, ये एक बात हो जाती है। तो देखा तो नंबर ऑफ यूजर्स से तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। लेकिन इसके बाद जो अगला जो इंपैक्ट पड़ा ना वो था 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बात बता देने वाला हूं, इंडिया में इस समय 5 लाख मोबाइल टावर है, लेकिन 25% टावर्स ही ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्टेड है। और क्या आप लोगों को मालूम है कि टावर जितने होने चाहिए नंबर ऑफ यूजर के हिसाब से उसकी तुलना में काफी ज्यादा कम है, और इसका जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं स्पीड के ऊपर पड़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां नंबर ऑफ टावर ज्यादा होने चाहिए उसकी तुलना में नंबर ऑफ टावर काफी ज्यादा कम है। एग्जांपल, क्राउडेड प्लेस में कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहां पे ऑब्वियसली मोबाइल फोन यूजर तो काफी ज्यादा होंगे, और इतने सारे यूजर तक अगर अच्छे तरीके से सर्विस पहुंचानी है तो सर्विस की क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही कि नहीं होगा। एक अच्छा एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे दिल्ली का। दिल्ली के अंदर बात की जाए तो जितने टावर होने चाहिए ना उसके आधे टावर अवेलेबल है, इसलिए दिल्ली के अंदर कुछ एरिया में बहुत ही अच्छा नेटवर्क देखने को मिलता है और कुछ एरिया में बिल्कुल ही खराब। सिंपल सी चीज है, आप किसी क्राउडेड प्लेस के अंदर चले जाओ नेटवर्क बिल्कुल डेड, लेकिन किसी सुनसान एरिया के अंदर चले जाओ जहां पे आपको दूर दूर तक टावर भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कई बार वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जियो के अंदर मेरे को मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps के ऊपर तक मिल गई थी एक जमाने में, मतलब लिटरली मिल गई थी। वो दूर दूर तक मेरे को टावर नहीं मिल रहा था, लेकिन वो एरिया भी ऐसा था कि वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो वहां इस चीजों का भी जो इंपैक्ट होता है काफी ज्यादा पड़ता है। तो देखा जाए तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इसके अलावा एक और एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी 4G का स्पेक्ट्रम। इंडिया में देखा तो कंपनीज के पास इतना ज्यादा 4G का स्पेक्ट्रम नहीं था जिसका यूज करके वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का डेटा प्रोवाइड कर सके, या फिर इतने सारे जो मोबाइल कस्टमर्स आ चुके हैं उन सबको कंसिस्टेंटली अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर सके। स्पेक्ट्रम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। इसे आप पाइप की तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि पाइप तो आपकी पतली रही लेकिन एक तरफ से जो डेटा का कंजम्पशन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, और अगर इसी पाइप को अगर चौड़ा कर दिया जाए तो स्पेक्ट्रम ज्यादा करके लोगों को ज्यादा अच्छा 4G का डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसी के साथ जो कंपनी है वो यहाँ पे काम कर रही है। रिसेंटली एग्जांपल लेता हूं, अभी मार्च के महीने में ही रिसेंटली बात कर रहा हूं, वहां पे ऑक्शन हुआ था 4G के स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम का, जहां पे जियो ने लिटरली 57,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करके नए स्पेक्ट्रम को एक्वायर कर लिया, जो कि होता है 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज। अब इससे क्या फायदा हो कि जियो के पास अब एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम आ गया और इस एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम को वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए हाल फिलहाल काफी सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है, काफी एरिया में जहां पे इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं आती थी ना, वहां पे जियो के अंदर काफी ज्यादा बूस्ट हो गई। और ऐसा उन्होंने 22 सर्कल्स के लिए किया है। और खास बात यहां पे ये भी है कि काफी सारे एरियाज थे जहां पे जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं था, तो वहां पे एयरटेल का स्पेक्ट्रम भी ये लोग ले रहे हैं और उसका यूज करके ये लोग ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जो 4G इंटरनेट है वो भी यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या मैंने आप लोगों को बताया कि जियो के अंदर आपको जितने भी टावर देखने को मिलते हैं वो ऑलरेडी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्टेड है। मतलब एक फन फैक्ट की बात बता रहा हूं, मार्केट में जितनी भी कंपनीज है ना, उसमें से सबसे ज्यादा जो रोबस्ट हम नेटवर्क देखें ना, वो होता है जियो का। और जियो का नेटवर्क इस तरीके से डिजाइन किया था उन्होंने कि आने वाले समय 5G के साथ कंपैटिबल रहे, इसलिए उनके पास ऑलरेडी सबसे अच्छा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का कनेक्शन है। मतलब इंडिया के अंदर तो है ही, और इंडिया के बाहर जो सबमरीन लेवल पे चलता है ना, समुद्र के अंदर से जो फाइबर ऑप्टिक केबल जाती है, उसका भी सबसे अच्छा नेटवर्क आज भी जियो के पास है। तो इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पे उठा रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम खरीद के भी लोगों को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। और यहां तक देखा तो एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके भी जिस एरिया में हो सकता है वहां पे एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक रीजन है कि आज के समय में काफी सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके फोन के अंदर कैरियर एग्रीगेशन इनेबल हो गया है, यानी कि उन्हें अपने फोन के अंदर 4G प्लस का सिग्नल देखने को मिल रहा है। सिंपल सी चीज ये कि पहले क्या होता था, स्पेक्ट्रम की कमी के कारण जिस एरिया में जरूरत है वहीं पे 4G प्लस या कैरियर एग्रीगेशन को इनेबल किया जाता था, क्योंकि 4G प्लस या कैरियर एग्रीगेशन को इनेबल करने के लिए आपको मल्टीपल स्पेक्ट्रम्स की जरूरत पड़ती थी और उसकी लिमिटेशन होने के कारण ये लोग हर जगह इस चीज को इनेबल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इस चीज को इनेबल कर रहे हैं और काफी सारे लोगों को 4G प्लस अपने मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। काफी सारे लोगों ने ट्विटर पर यह बात बताई है और इसके चक्कर में स्पीड जो होती है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो देखा तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम किया गया कि करंट 4G नेटवर्क का ही यूज करके ये लोग उसकी स्पीड बढ़ाए और 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन जैसी चीज होती है उसे इनेबल करे। लेकिन एक और बात यहां पे ध्यान रखिए कि सारे कैरियर एग्रीगेशन और 4G प्लस एक जैसे नहीं होते। एग्जांपल बात करूं Xiaomi या Redmi का, उनके फोन्स आपको काफी अच्छे प्राइस में देखने को मिलते हैं, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में कुछ फोन में कैरियर एग्रीगेशन नहीं देते और जिन फोन में कैरियर एग्रीगेशन देते हैं उन फोन की कैरियर एग्रीगेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, यानी कि जैसे 4x4 MIMO का इंप्लीमेंटेशन यहां पे नहीं किया जाता। और इसके पीछे का रीजन ये कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फोन के अंदर कैरियर एग्रीगेशन को इंप्लीमेंट करना और उसके लिए इन डेप्थ टेस्टिंग करनी पड़ती है, ट्यूनिंग करनी पड़ती है, कैलिब्रेशन करना पड़ता है और स्पेशल टूल्स है। इसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और फोन की कीमत कम करने के लिए जल्दी से जल्दी फोन लॉन्च करने के लिए कंपनी कई बार इस चीज को अवॉइड कर देती है। और कई बार कुछ फोन तो ऐसे देखे हैं ये चाइना से उठा के इंडिया में ले आते हैं और वही बैंड का सपोर्ट रहता है जो चाइना में रहता है, इंडिया में रहता है, और कुछ चीजें वोल्टी वगैरह की ओपन कर देते हैं और उसके बाद उसे इंडिया में बेचने लगते हैं। इसलिए देखा जाए तो ये कहने का मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ ये है कि हर फोन का कैरियर एग्रीगेशन बराबर नहीं होता। जो महंगे प्रीमियम या फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनमें अच्छे तरीके से चीज इंप्लीमेंट की जाती है। इसलिए कई बार आप लोग देखेंगे ना तो कई बार बजट या मिड रेंज फोन में भले ही 4G प्लस सिग्नल आ रहा हो तो भी शायद आपको इतनी अच्छी स्पीड ना मिले, लेकिन कोई फ्लैगशिप फोन देखेंगे तो हो सकता है वहां पे आपको ज्यादा बेटर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिले। वेल ये चीजें काफी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। और जियो के अगर हम बारे में बात करें तो स्पेक्ट्रम इंप्लीमेंट करके ऑलरेडी जो इंडिया में जो अभी करंट 4G की स्टेट है उसे तो इन्होंने इंप्रूव किया है और जो स्पेक्ट्रम की जो कमी पड़ रही थी उसको भी यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे जो नए टावर्स का जो डिप्लॉयमेंट वगैरह हो रहा है ना, अभी यहाँ पे जो लोग हैं ना वो यहाँ पे इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। पीछे का रीजन ये कि अभी यहाँ पे 4G को अच्छे तरीके से तैयार करना है और आने वाले समय जो 5G आना है ना उसकी भी यहाँ पे तैयारी करनी है। कहने का मतलब ये कि आने वाले समय में जब 5G का स्टैंड अलोन नेटवर्क आएगा तो उसके लिए डेडिकेटेड टावर लगाने पड़ेंगे। तो ये लोग ये काम करें कि आने वाले समय 5G की ही लोग नए टावर इंप्लीमेंट करें और जो फ्यूचर वाला जो 5G नेटवर्क होगा ना उसके लिए यहाँ पे रेडी रहे। यानी कि बात यह कि लोग 5G के लिए नए टावर्स भी लगाने वाले हैं और एग्जिस्टिंग नेटवर्क को भी अपग्रेड करने वाले हैं और जो टावर्स की जो कभी अभी इंडिया में ना वो शायद एक्स्ट्रा 5G टावर लगा के लोग कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है ना कि जिस तेजी से यहाँ पे काम होता है, जैसे कि इंडिया को एक झटके में इन्होंने 3G से 4G बना दिया, वैसे देखा तो ये जो कंपनीज है ना 5G को लेके भी ऐसी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और लग रहा है कि इंडिया में बहुत ही जल्दी आपको अच्छी क्वालिटी का 5G नेटवर्क देने की कोशिश करे। यानी
है कि 4G की स्टेट तो ये लोग इंप्रूव कर ही रहे हैं, लेकिन 5G के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी वो किस रेट में आता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जब तक जियो जैसी कंपनी जिंदा है ना, आप लोगों को अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी का 5G देखने को मिल सकता है। खैर ये बात हो जाती है। ऐसे बात की जाए तो एयरटेल भी यहाँ पे काम कर रहा है। एयरटेल का भी 5G डेमोस्ट्रेशन हम लोग देख चुके हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है कि एयरटेल और जियो ने भी पार्टनरशिप करी है, जिसमें एयरटेल हो रही है वो जियो से भी कुछ स्पेक्ट्रम ले रही है, जिससे वो भी अपनी सर्विस वगैरह इंप्रूव कर सके। और क्या आप लोगों को मालूम है कि वोडाफोन आइडिया वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम कर रही है और अपनी जो स्टेट होती है उससे इंप्रूव करना चाहती है। और तो और एक वोडाफोन आइडिया के साथ एक बेनिफिट यहाँ पे ये है कि उसके कस्टमर्स देखा जाए तो कम हो भले ही जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एवरेज स्पीड होती है ना वो वोडाफोन आइडिया को ही देखने को मिलती है। तो हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो देखा जाए तो अभी इंडिया में हमें एक 4G रिवोल्यूशन देखने को मिला था। अब उस 4G रिवोल्यूशन में एक इंप्रूवमेंट आया है, 4G की स्पीड्स को यहाँ पे बेटर किया जा रहा है और लग रहा है कि हम धीरे धीरे 5G के एरा में इसी तरीके से ही एंटर करेंगे। देखते आने वाले समय में क्या रहती है पूरी कहानी। वैसे इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और आप लोगों के फोन में 4G आता है, 4G प्लस आता है, उसकी स्पीड कितनी आती है इंटरनेट की, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।